बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छछला एसोसिएट की तरफ से आज के व्लॉग के सिलसिले में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और उन तमाम दोस्तों के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमारे साबका व्लॉग को न सिर्फ बड़े पुरसकून अंदाज में नहायत दिलजमी और दिलचस्पी से देखा और अपने ख़यालात का इज़हार किया। उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात के सिलसिले का एक प्रोग्राम है और यकीनन ये आपके एक अहम सवाल को हल करने में मुआवन साबित होगा। आज का सवाल जो मुख्तलिफ़ दोस्तों ने पूछा है और बड़े कॉमन सा एक क्वेश्चन था, लेकिन उस पे उन्होंने राय पूछी है कि इसका कानूनी तरीक़ाकार, इससे मुतल्लिक़ कानून, ये मामला कब कैसे होना चाहिए और अगर ये मामला हल ना हो रहा हो तो फिर उसके लिए क्या तरीक़ा अख्तियार करना चाहिए। तो आज के दोस्तों का मुश्तरका सवाल ये था कि FIR क्या चीज़ है। बुनियादी तौर पर पुलिस FIR कब दर्ज करती है, FIR के मुतल्लिक़ा क़वानीन कौन से हैं, और अगर पुलिस FIR दर्ज न करे तो उसके लिए आम शहरी के पास क्या मुतबादिल हल मौजूद है, और अगर FIR दर्ज हो जाए तो उसके बाद कौन से मराइल हैं जिनको पाया तकमील तक पहुंचाना कानूनन ज़रूरी है। तो सबसे पहले गुजारिश है कि FIR, जैसा कि इस लफ्ज़ के नाम से ज़ाहिर है, FIR यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी भी मामला की, किसी भी वाक़े की पहली इत्तला जो पुलिस को दी जाती है उसको FIR के नाम से पुकारा जाता है, याद किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि उसका मुकम्मल तौर पर यही नाम लिया जाता है आम तौर पर। अब FIR कब, कैसे और किन मामलात की होनी चाहिए। अब सबसे पहले इस बात को समझने के लिए इंतहाई बात यह ज़रूरी है, अगरचे इसका तअल्लुक़ आम नाज़रीन की ज़िंदगी से तो शायद ना हो, लेकिन इस पेशाए कानून से तअल्लुक़ रखने वाले लोग यकीनन ये बात बेहतर तौर पर जानते भी हैं और उनके इल्म में भी है। और मैं भी जर्नली ये गुजारिश कर देता हूँ कि FIR को डील करने के लिए ज़ाब्ता फ़ौजदारी में 154 दफ़ा 154 CRPC जो इसके साथ डील करती है। और बुनियादी लब्बे लबाब ये है कि FIR पुलिस की या कानून की, बल्कि पुलिस की नहीं कहते हम, कानून की गाड़ी को स्टार्ट करने की एक चाबी है कि पुलिस को जब किसी वक़ूए की इत्तला दी जाती है तो पुलिस सबसे पहले उसका अपना एक रपट की शक्ल में इंदराज करती है और उसके बाद उस रपट का जायज़ा लिया जाता है कि इस रपट में जो मामलात पुलिस के सामने ज़बानी तौर पर या तहरीरी तौर पर लाए गए हैं उनसे कोई जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी बनता है या नहीं। अब यहाँ दो अलग-अलग सूरत हाल पैदा हो जाती हैं। अगर तो मकामी पुलिस ये समझती है कि जो मामला उनके सामने पेश किया गया है उससे कोई जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस का वक़ू पज़ीर होना पाया जाता है तो कानून के मुताबिक वो इस बात की पाबंद है कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की 154 दफ़ा के तहत उसका इंदराज करे और इंदराज करने के बाद उस पर अपनी तफ्तीश शुरू करें। अब अगला सवाल पैदा ये होता है कि क्या हर मामले में FIR हो सकती है, और अगर हर मामले की FIR नहीं हो सकती तो फिर उसके लिए तरीक़ाकार क्या है। कानून की दो दफ़ात जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर शख्स को उनका इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस के पास जब भी कोई मामला जाता है तो उसको सबसे पहले वो देखती है, जिस तरह मैंने गुजारिश की है कि अगर तो वो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है तो फिर FIR दर्ज करती है,
अगर काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है तो फिर ज़ाब्ता फौजदारी की 155 दफ़ा पुलिस को ये अख्तियार देती है कि वो सारे मामले को तहरीरी शक्ल में लेके आए और उसके बाद उसकी एक रपट तैयार करके जो कंप्लेनेंट या मुस्तगीस या मुद्दई उनके पास आया है उसको इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेज दे और उसके बाद फिर मज़ीद कानूनी कार्रवाई उस पर की जाए। अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यकीनन तमाम नाजरीन जो आम जर्नल पब्लिक से हैं और ये बात सुन रहे हैं उनके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये जराइम काबिल दस्तंदाजी पुलिस और जराइम नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस क्या होते हैं। ये यकीनन एक अहम नुक्ता है। तो इसको मैं मुख्तसर तौर पर इस तरह अर्ज़ करता हूँ कि ऐसे जराइम जिनकी तफ्तीश पुलिस किसी मजाज अथॉरिटी ख़ासकर मजिस्ट्रेट साहब की इजाज़त के बग़ैर कर सकती है, आम तौर पर उनको काबिल दस्तंदाजी, और ऐसे जराइम जिनकी तफ्तीश पुलिस इलाका मजिस्ट्रेट साहब की इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकती उसको नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस करार दिया जाता है। जिस तरह इन अल्फाज से ज़ाहिर है कि काबिल दस्तंदाजी यानी पुलिस अपने हाथ में उस मामले को ले सकती है बग़ैर किसी इजाज़त के, और नाकाबिल दस्तंदाजी जिनको पुलिस अपने हाथ में नहीं ले सकती बग़ैर किसी मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के। तो ये गुजारिश है, चले आल दो ये कानूनी नुक्ता है लेकिन आम नाजरीन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ इस सवाल का पैदा होता है कि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, जिस तरह मैंने गुजारिश की है कि पुलिस के पास दो रास्ते हैं। अगर जुर्म काबिल दस्तंदाजी बनता है तो वह FIR दर्ज करेगी, अगर जुर्म काबिल दस्तंदाजी नहीं बनता तो वो रोज़नामचा में रपट का अंदराज करके उसकी कॉपी जो कंप्लेनेंट मुस्तगीस या मुद्दई है उसको देगी और वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा और वहाँ से तफ्तीश की इजाज़त लेके जो भी मुतल्लका SHO या IO होगा उसके बाद वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब का हुक्म आ जाएगा और उसके बाद तफ्तीश शुरू कर दी जाएगी। अब उस इजाज़त के बाद जुराइम काबिल दस्तंदाजी और नाकाबिल दस्तंदाजी का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और पुलिस दोनों जुराइम में ऐसे ही तफ्तीश करेगी जैसे आम तौर पर किसी भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म में की जाती है। अब इससे अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो फिर क्या करना चाहिए। यकीनन ये बड़ा तवज्जो तलब और अहम मामला है कि अक्सर आम लोगों के साथ ये मामलात दरपेश आते हैं कि वो पुलिस के पास जाते हैं, अपनी परेशानी बयान करते हैं, तहरीरी शक्ल में लेके आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मकामी पुलिस पर्चा दर्ज नहीं करती। इससे पहले तो जब तक ये ज़ाब्ता फौजदारी में 22A वाली अमेंडमेंट नहीं आई थी उसके वक्त उससे कबल एक तरीक़ाकार मुख्तलिफ था, लेकिन ज़ाब्ता फौजदारी में जब से 22A की अमेंडमेंट आई है उसके बाद तो कुछ अरसा लोग डायरेक्ट पुलिस के इस रवैये के ख़िलाफ़ 22A-6 के तहत जस्टिस ऑफ पीस जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और किसी भी तहसील में एडिशनल सेशन जज ये इसका ओहदे का मकाम रखते हैं और उनके पास लोग अप्रोच करते थे और वहाँ जाकर उनकी दादरसी होती थी। लेकिन कुछ अर्सा कबल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई और वहाँ से एक जो उनकी कमेटी थी उसने 22A के अख्तियारात को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और उसमें यह तरीक़ाकार रखा कि आप बुनियादी तौर पर मुतल्लका SHO को दरख्वास्त देंगे और अगर SHO साहब वो आपकी FIR दर्ज नहीं करते तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर का एक ओहदा नया वजूद में आया था जो ख़ासकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ हुक्म के बाद वजूद में आया था। तो सेकंड स्टेप में आपने उनके पास जाना था, अगर वहाँ से भी आपकी ददरसी नहीं होती तो फिर उसके बाद आपने जस्टिस ऑफ पीस को 22A CRPC के तहत जाना था। फिर वहाँ से तरीक़ाकार ये होता है कि जस्टिस ऑफ पीस साहब डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर से कमेंट्स तलब करते हैं, वो फिर दोनों पार्टियों को सुनकर कमेंट्स दाखिल किए जाते हैं और फिर उसके बाद दोनों पार्टियों के वकला अपना अपना मौक़िफ़ जस्टिस ऑफ पीस साहब के सामने पेश करते हैं और फिर उसमें वो अपनी या तो डायरेक्शन फरमा देते हैं कि पर्चा दर्ज किया जाए और या डायरेक्शन
किसी भी किस्म की वो फरमा सकते हैं। कभी ऐसे भी होता है कि वो इनकार कर देते हैं, कभी ऐसे भी होता है कि पार्टी को हदायत दी जाती है कि आप जाकर इस निस्बत प्राइवेट इस्तगासा दायर कर दें। अब बुनियादी तौर पर कानून तो ये है कि जिसको बड़ा इब्तदाहन वाज़े तौर पर PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 539 में बयान किया गया था कि पुलिस के पास कोई अख्तियार नहीं है कि जब उसके पास किसी काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म की इतला आए और वो पर्चा दर्ज करने से इनकार करे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बहुत से मसाइल पेश आ रहे थे, पर्चे दर्ज नहीं हो रहे थे। तो इस सिलसिले में अक्सर लोग जस्टिस ऑफ पीस से अपनी फरियाद और अपना मुद्दा बयान करते हैं और अमूमन अपने जो उनका ग्रीवेंसेस होता है, जो उनकी परेशानी होती है, उसको हल करवाने में कामयाब हो जाते हैं। गुजारिश करने का मकसद ये है कि पुलिस अगर FIR दर्ज नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस कोई फ़ाइनल अथॉरिटी है। अगर उसने FIR दर्ज नहीं की तो आपके हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे। कानून ने हर पाकिस्तानी शहरी को बुनियादी हकूक़ दिए हैं और उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी फ़रियाद लेकर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर के पास जा सकता है, जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकता है, और उसके बाद भी अगर वो मुतमईन नहीं है तो वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन 200 के तहत प्राइवेट इस्तगासा कर सकता है। यानी कि कानून में किसी फरियादी की फरियाद को हल करने के मुख्तलिफ़ तरीके मौजूद हैं। कोई फरियादी बेबस नहीं है और कोई ताकतवर इतना ताकतवर नहीं है कि वो किसी फरियादी को फरियाद करने से रोक सके। अब इस प्रोग्राम को मुख्तसरन इसका लुब्बे लबाब यह हुआ जी कि जब भी किसी वाक़े की पुलिस को इतला दी जाएगी तो या वो FIR करेगी या उसका 155 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत अंदराज करके रपट मुद्दई मुस्तगीस के हवाले करेगी और उसके बाद वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास चला जाएगा। दूसरी गुजारिश कर दी कि इससे मुतल्लिक़ा कानून FIR 154 CRPC, तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अगर पुलिस पर्चा दर्ज रजिस्टर्ड नहीं करती तो फरियादी के पास बहुत सारे ऐसे फोरम मौजूद हैं जहां वो अपनी ददरसी के लिए जा सकता है। और अगर नाकाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस के पास कोई ऐसा जुर्म वकूअ पज़ीर होने की इतला आती है तो मैंने गुजारिश कर दी है कि उसकी बाकायदा इलाका मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर तफ्तीश शुरू की जाती है। अब जो इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में अब तकरीबन वो तमाम मामलात जो किसी FIR के दर्ज करने के लिए ज़रूरी थे और आम नाजरीन को कोशिश की जा रही थी कि उनके समझ में ये मामला आ जाए। अब इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में FIR के दर्ज होने के बाद के मामलात के सिलसिले में गुजारिश कर देते हैं कि ताकि इस एक ही प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करते हैं कि नाज़रीन के जुमला सवालात के जवाब रिकॉर्ड पे आ जाएं और जो दोस्त इससे कोई गाइडलाइन लेना चाहें, कोई फ़ायदा हासिल करना चाहें तो यकीनन इंशाअल्लाह ये उनके लिए मुआवन साबित होगा। अब कानूनन FIR दर्ज होने के बाद पुलिस की मशीनरी हरकत में आ जाती है और तफ्तीश शुरू हो जाती है। अब तफ्तीश को अगर कानून की नज़र से देखें जो इसकी ज़ाब्ता फ़ौजदारी में तारीफ़ की गई है तो बेसिक बात यह है कि तफ्तीश का मकसद होता है शहादतें इकट्ठी करना। अब ये शहादतें केस के सिलसिले में जो इकट्ठी की जाती हैं क्या सिर्फ़ और सिर्फ मुद्दई की फेवर में आने वाली शहादतें इकट्ठी की जाएं या अगर कोई मुल्ज़म के हक़ में भी शहादत आती है तो उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो कानून ने जो बुनियादी तारीफ़ की है जी तफ्तीश की, उसमें मकसद यही बयान किया गया है कि तफ्तीश का मकसद शहादतें इकट्ठी करना है, चाहे वह मुल्ज़म के हक़ में आएँ चाहे या मुद्दई के हक़ में आएँ। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रवाज बन चुका है कि FIR दर्ज होने के बाद वो बहुत ही खुशकिस्मत मुल्ज़म होता है जिसके हक़ में मकामी पुलिस उसके हक़ में शहादत लिखती है। आम तौर पर देखा गया है और एक रवायत या रवाज बन चुका है कि
सिर्फ़ और सिर्फ वो शर्तें इकट्ठी की जाती हैं जो मुद्दई के केस को मजबूत करने में मुआवन साबित होती हैं, या जो मुद्दई की शर्तें होती हैं, और अक्सर व बेशतर जो मुल्ज़म होता है उसके हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता और उसके हक़ में आने वाली शर्तें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई जाती। हालांकि कानूनन मुल्ज़म का ये आईनी हक़ है कि उसको बाकायदा तफ्तीश के दौरान भी अपने दिफा का मौका दिया जाना चाहिए, उसका बयान लिखा जाना चाहिए, जो भी उसका मौक़िफ़ हो हूबहू वैसे ही तहरीर करना चाहिए, और अगर मुल्ज़म कोई अपने गवाह पेश करना चाहता है तो उनका भी बयान बाकायदा बहैसियत गवाह दर्ज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसका क्या हल है? तो यकीनन कानून इस सिलसिले में खामोश नहीं है। कानून ने मुल्ज़म को भी वैसा ही हक़ दिया है जिस तरह के कोई हक़ मुद्दई को दिया गया है। अगर कोई ये मुल्ज़म समझता है कि जो तफ्तीशी अफसर है वो उसकी कार्रवाई से मुतमईन नहीं है, तो पुलिस ऑर्डर 2002 की सेक्शन 18 उसको ये अख्तियार देती है कि वो तफ्तीश की तब्दीली के लिए 3 मरहलों पर दरख्वास्तें दे सकता है जी। 3 मरहले वो हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, और उसके बाद एक चौथा मरहला भी है। सबसे पहले पुलिस की जो अगर कोई शख्स तफ्तीश है मुतमईन नहीं है तो उसके पास अख्तियार है कि वो DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को दरख्वास्त दे और अपना तफ्तीशी पे अदम एतमाद का इज़हार करे, और अगर वो तफ्तीश मुंतकिल करवाना चाहता है जो उसकी वजूहात हैं जिसकी वजह से उसको उसके तफ्तीशी अफसर पे एतमाद नहीं है, वो तहरीर करे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की खिदमत में तहरीरी तौर पर दाखिल करे। कानूनन उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्टैंडिंग बोर्ड होता है, वो बोर्ड बैठता है, वो दोनों फरीकैन को वहाँ पे सुनता है। अगर वो मुनासिब समझता है तो वो तफ्तीश तब्दील भी कर देता है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो तफ्तीश तब्दील नहीं करता। लेकिन ऐसी सूरत में अगर वो तफ्तीश तब्दील नहीं करता तो फिर मुल्ज़म या मुद्दई, ये गुजारिश कर रहा हूँ, तब्दीली तफ्तीश का अख्तियार मुल्ज़म के पास भी है और मुद्दई के पास भी है। अगर मुद्दई किसी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है तो वो भी यही तरीका अख्तियार कर सकता है कि मुंतकिली तफ्तीश के लिए, तब्दीली तफ्तीश के लिए वो DPO को अप्लाई करेगा फर्स्टली, और अगर वहाँ से वो अपना मौक़िफ़ साबित करने में कामयाब हो जाता है कि IO साहब उसके साथ बराबर कानून के मुताबिक सलूक नहीं कर रहे, तो उसकी तफ्तीश भी मुंतकिल हो सकती है। यानी जो हकूक़ मुल्ज़म को हासिल हैं वही हकूक़ मुद्दई को भी हासिल हैं। दोनों अगर चाहें तो तफ्तीश तब्दील करवा सकते हैं। अब इसका अगला स्टेप ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उनकी तफ्तीश तब्दील नहीं करता तो इनके पास ये अख्तियार है कि वो फ़ैसला हासिल करें। अगर फ़ैसला साम टाइम पुलिस नहीं भी देती तो वो RPO जो है रीजनल पुलिस ऑफिसर, उसको दरख्वास्त दे सकते हैं कि जनाब हमने फ़लाँ जगह पे DPO साहब को दरख्वास्त दी थी लेकिन उन्होंने हमारी तफ्तीश तब्दील नहीं की, लिहाजा आप हमारी गुजारिश सुनकर इस तफ्तीश को तब्दील फरमाएँ। उसके बाद RPO साहब भी वही तरीका अख्तियार करेंगे। दोनों फ़रीक़ैन से मुराद दोनों में से जो भी तफ्तीश मुंतकिल करवाना चाहता है उसका मौक़िफ़ सुनेंगे, दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ सुनेंगे, और उसके बाद अगर मुनासिब समझेंगे कानून की नज़र में तफ्तीश का तब्दील किया जाना ज़रूरी है तो उसको तब्दील कर देंगे। लेकिन अगर वो भी तब्दील नहीं करते, या अगर तब्दील करते हैं तो दूसरी पार्टी उस तब्दीली से मुतमईन नहीं, तो उनके पास तीसरा रास्ता भी है, PPO प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। यानी आप तीसरी स्टेज पे जाकर अपनी फरियाद, मुल्ज़म भी और मुद्दई भी तब्दीली तफ्तीश से मुतमईन नहीं है या तब्दीली तफ्तीश ना होने के हुक्म से मुतमईन नहीं है, तो ऐसी सूरत में PPO से रब्ता करके वो अपनी फरियाद कर सकता है और वहाँ से भी मुनासिब हुक्म हासिल कर सकता है। अब ये तो थे वो 3 स्टेजेस जो पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद है। अब अगर कोई शख्स इन तीनों जगह से मुतमईन नहीं है तो फिर उसके पास 2 बड़े इम्पोर्टेंट अख्तियारात हैं। वो अगर चाहे तो वो तब्दीली तफ्तीश के लिए जस्टिस ऑफ पीस, यानी अगर वो डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और अगर उसका ताल्लुक़ किसी तहसील से है तो एडिशनल सेशन जज को 22A ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत दरख्वास्त दे सकता है कि जनाब मैंने तफ्तीश मुंतकिली के लिए दरख्वास्त दी थी लेकिन फ़लाँ वजूहात से मुतमईन नहीं हूँ और मैं
मेरी तफ्तीश को तब्दील नहीं किया गया, तो लिहाजा आप तफ्तीश तब्दील करें। अब यहाँ जस्टिस ऑफ पीस के 2005 से पहले तो ये अख्तियारात बड़े वाज़े थे, लेकिन 2005 में एक जजमेंट आई और वहाँ तब्दीली ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसमें जस्टिस ऑफ पीस के तफ्तीश तब्दील करने के अख्तियारात को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे केस ला मौजूद हैं जहां जस्टिस ऑफ पीस साहब ने जब ये महसूस किया है कि पुलिस अपने अख्तियारात से तजावज़ कर रही है या अपने फ़राइज़ में कोताही कर रही है, तो उन्होंने तफ्तीशों को तब्दील किया है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके उन फैसलों को बरकरार रखा है। इसका लबे लबाब ये है कि अब ख़ास हालात में जस्टिस ऑफ पीस साहब भी तब्दीली तफ्तीश का हुक्म दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास जाता है और वह तफ्तीश की तब्दीली का हुक्म नहीं देते या तब्दीली तफ्तीश का हुक्म दे देते हैं, तो इस ऑर्डर से भी मुतासरा शख्स ऑनरेबल हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है और वहाँ से अपनी दादरसी हासिल कर सकता है। तो अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इस हवाले से कंक्लूड करते हैं कि आज के प्रोग्राम में तमाम गुजारिशात FIR दर्ज करने से मुतल्लिक और तफ्तीश के मुतल्लिक तकरीबन कोशिश की गई है कि इस मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें वो नाजरीन के इल्म में आ सकें। लेकिन बहैसियत इंसान कोई अक्ल कुल नहीं है, तो गलतियों की गुंजाइश भी रहती है और बेहतरी का रास्ता भी हमेशा खुला रहता है। मुझे कभी यकीन है कि नाजरीन हमारे इस प्रोग्राम्स को इंशाल्लाह देखेंगे और कहीं तशनगी महसूस फरमाएं तो अपने कमेंट्स, अपनी राय के ज़रिए इंशाल्लाह हमें अपनी ख़यालात से नवाजेंगे, ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे, जो हमारे लिए यकीनन खुशी का बायस होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि बेहतर अंदाज में आपके मसाइल को कानून की नज़र में बयान कर सकें। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।